एनसीईआरटी की किताब है क्लास 6 की साइंस, जिसमें 7वां पाठ है पौधों को जानिए। बड़े सरल तरीके से आपको पौधों के बारे में जानकारी दी जाएगी। आप खुद जानते हैं कि पौधे विभिन्न पत्तियां वाले, विभिन्न आकार के, विभिन्न फूलों वाले होते हैं। ठीक है ना। अब इस पाठ के द्वारा आप कुछ पौधों के बारे में जानेंगे जरूर। कुछ जैसे आप ये सोचते होंगे कि कुछ पौधों के तने कठोर होते हैं, किसी के कोमल होते हैं, किसी की पत्तियां छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। ठीक है। इन पौधों की साइज के आधार पर पौधों को अपन एक विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं ना। ठीक है ना। तो अब चाहिए कि जैसे उनकी आकार के आधार पर हम अगर पौधे के बारे में बात करें तो एक्चुअली में पौधों के 3 प्रकार उभर कर सामने आते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, एक साइंस के तौर पर, एक विद्यार्थी की, एक स्कॉलर के तौर पर जो आपको सीखने की जरूरत होती है हर छोटी छोटी चीज़। ठीक, कई बार तो ये होता है कि हम बच्चा के प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाते कि मतलब क्या है, क्योंकि हम छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। तो उनके आकार के आधार पर पौधों को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं: शाक, झाड़ी और वृक्ष। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं। अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी बोलते हैं। तो शाक समझ में आ गया, झाड़ी समझ में आ गई। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ और गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें वृक्ष कहते हैं। तो आप एक्चुअली में आसपास खुद आप ध्यान देंगे तो आप शाक, झाड़ी और वृक्ष के बारे में आप जान सकेंगे। ठीक है ना। जिसका तन्ना बड़ा है, वृक्ष जो आप सामान्य रूप से वृक्ष देखते हैं, झाड़ी वृक्ष से थोड़ी छोटे होते हैं। शाक जो निम्न पौधे होते हैं, छोटे छोटे जो भी पौधे, वो शाक कहलाते हैं। चलिए, फिर एक और जैसे आपने अपने किसी पेड़ पर एक लिपटी हुई लता के बारे में देखा होगा। वो देखिए, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जैसे आप ककड़ी, ये तरबूज, खरबूज, इनकी लताएं विसर्पी लता कहलाती है। जब कि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, किसी पेड़ पर ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही पौधे कहलाते हैं। विसर्पी पौधे और किसी के सहारे अगर ऊपर चढ़ जाते हैं, लताएं ऊपर चली जाती हैं, बेल ऊपर चली जाती है, उसे आरोही कहते हैं। ध्यान रखना, विसर्पी लता, आरोही लता, ये शाक, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। ध्यान रखना। अब पौधे के बारे में, हम तने के बारे में कुछ सोचें तो देखिएगा, तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल, फूल होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखिए, आप किसी को प्रयोग के द्वारा भी कर सकते हैं। एक्चुअली में तना क्या काम करता है? तना एक संवहन का काम करता है। संवहन यानी परिवहन का काम करता है, यानी कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल को स्ट्रेट सिरे तक यानी पत्तियां तक पहुंचा देता है और पत्तियां द्वारा संश्लेषित भोजन को पूरे जड़ा तक पहुंचा देता है। ठीक है ना। तो ये एक संवहन का काम करता है तना। इसमें ध्यान रखना, संवहन। हालांकि उस तने संवहन उत्तक होते हैं जो इस चर्चा करने के लायक है कि नहीं है, आप खुद सोचिए। एक्चुअली में जाइलम और फ्लोएम नाम के 2 संवहन उत्तक होते हैं। जाइलम जल और खनिज लवण जड़ा से लेकर पत्तियां तक सप्लाई करते हैं और फ्लोएम जो होते हैं उत्तक, वो पत्तियां से संश्लेषित भोजन को पूरे भागों यानी जड़ा तक सप्लाई करते हैं। इसमें तना एक मुख्य संवहन का काम करता है। चलिए, अब पत्ती के बारे में बात करें। एक छोटी सी बात है,
पत्ती का वो भाग, अब आपने पत्ती तो देखते हैं ना, ये पत्ती एक्चुअली में एक तने से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है ना, एक तने से जुड़ी हुई रहती है। तो पत्ती का वो भाग जो तने से जुड़ी हुई होती है पर्णवंत कहलाता है। भाई जैसे पत्ती, ये तना है, यहाँ से एक डंठल निकला, फिर पत्ती आगे फूली हुई रहती है, तो पर्णवंत। और पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना आप, पर्णवंत और फलक। इस पत्तियां के आधार पर ही आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप एक पत्ती देखेंगे तो पत्ती में बहुत सारी शिराएं होती है, ठीक है ना। एक जो मध्य शिरा होती है, इसके आसपास बहुत सारी शिराएं बनी होती हैं, जिसे शिरा विन्यास बोलते हैं। ये शिरा विन्यास एक जाल जैसा होता है। आपने पत्ती देखी होगी, या आपने कभी स्कूल गए एक सड़ी गली पत्ती देखी होगी पीपल की, जिसमें आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारी शिराएं, यानी कि एक पत्ती के बीचों बीच एक मध्य शिरा होती है और उसके आसपास यूँ शिराएं खींची रहती हैं, तो शिरा विन्यास। फिर आपने घास की पत्तियां भी देखी होगी, ठीक है ना। घास की पत्तियां में भी शिरा विन्यास होता है, बट वो शिरा विन्यास एक अलग तरीके का होता है। नॉर्मली पत्ती में जो शिरा विन्यास होता है वो इस तरीके से होता है कि जैसे एक अपन ये इस तरीके का होता है, ठीक है ना। ये तो पर्णवंत, और ये तो पर्णवंत कहलाएगा, ये वाला जो ये डंठल से जुड़ी हुई है, और ये पत्ती पटल कहलाएगी। ये ध्यान रखेंगे, इसमें शिरा विन्यास ऐसा होता है। इसे जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं, ठीक है ना, जालिका रूपी। पर घास के पौधे में आपको शिरा विन्यास ऐसे मिलेगा। घास की कोई पत्ती है तो ये से, तो उसके शिरा विन्यास आपको इस तरीके से मिलेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से ये वाले। तो ये समानांतर शिरा विन्यास। और आप खुद देख लीजिएगा, इसके बारे में हम कुछ और देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो शिरा विन्यास दो तरीके से हो सकते हैं पत्तियां में, जालिका रूपी। और अब एक प्रश्न जो आपको देता हूँ आगे, हालांकि पार्ट खत्म होते होते आपका प्रश्न भी सॉल्व हो जाएगा। क्या पत्तियां को देकर आप पौधे की जड़ों का अनुमान लगा सकते हैं? इस चीज़ को ध्यान रखना, मैं बता दूंगा, प्रश्न आ जाएगा आगे। चलिए, फिर आपको पता है पत्तियां क्या करती है, पत्तियां का क्या कार्य है। तो आपको दो चीजें देखेंगे। पत्तियां वाष्प उत्सर्जन करती है। क्या करती है? वाष्प उत्सर्जन, फर्स्ट। दूसरा, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है। पत्तियां वाष्प उत्सर्जन करती है और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप अपना भोजन बनाते हैं, जिसे संश्लेषित भोजन बोलते हैं। चलिए, अब आप देखिए, पत्तियां हरे रंग की होती हैं। ध्यान रखना, हरे रंग की उपस्थिति ही होना जरूरी है। अगर हरे रंग की पत्तियां है तो ही वो भोजन बना पाएगी। इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है और इस प्रक्रम में ऑक्सीजन मुक्त होती है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग के द्वारा H2O, CO2, इसके प्रयोग के द्वारा ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और O2 मुक्त होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ध्यान रखना। अब पत्तियां द्वारा संश्लेषित भोजन ही अंततः पौधा के विभिन्न भागों के मंडल के रूप में संग्रहित होता रहता है। और ध्यान रखना कि हमारा भोजन भी वही है, यानी कि हम उत्पादक नहीं हैं, हम उत्पादक नहीं हैं, हम खाद्य श्रृंखला में दूसरे स्थान पायदान पर आते हैं। चलिए, आपको एक्चुअली में जैसे हरी पत्ती मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में खाद्य संश्लेषण करती है। कार्बोहाइड्रेट मंड और स्टार्च के रूप में ही इकट्ठा होता है। तो
तो आप उसकी जांच भी कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कार्बोहाइड्रेट और मंड का कैसे जांच करें, तो आप वो तरीका भी आप देख सकते हैं कि इस पत्तियां कैसे मतलब अपने मंड और स्टार्च की जांच मतलब इकट्ठा करती है। चलिए जड़ के बारे में हम बात करते हैं। अब आप खुद देखिए जड़ क्या काम करती है। ध्यान रखना, जड़ का मुख्य कार्य है, जो फर्स्ट ऑफ चीज आपको समझनी है, मृदा से केस जल को लेकर केस जल को लेकर पूरे पौधे या पेड़ में सप्लाई करना और आवश्यक खनिज लवणों का अवशोषण करना, ध्यान रखना। अब एक चीज और देखनी है कि जड़ सामान्यतः दो प्रकार की होती है, जिसे हम मूसला जड़ और जकड़ा जड़ यानी कि रेशेदार जड़ बोलते हैं। अभी यहाँ आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। अब आपको पौधे को चेक करना है कि कौन सा पौधे की जड़ मूसला जड़ है, किस पौधे की जड़ जगड़ा जड़ है। तो आपको कुछ नहीं करना, पौधे को नहीं उखाड़ना है, आपकी उसकी पत्तियों का अवलोकन करना है। पत्ती पर अगर शीरा विन्यास, समानांतर शीरा विन्यास है जैसे घास का है, तो फिर वो उस पौधे की जड़ रेशेदार जड़ होगी या जकड़ा जड़ होगी। और जिस पौधे या वृक्ष का शीरा विन्यास जालिका रूपी है, उसकी जड़ मूसला जड़ होगी। आप इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आप प्रश्न पूछे जाएंगे कि क्या पत्तियों को देखकर जड़ का अनुमान किया जा सकता है, तो बेशक पत्तियों को देखकर जड़ का अनुमान किया जा सकता है। और ये ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको एक्चुअली में रीट के एग्ज़ाम देने हैं। तो इन चीज़ों को एक माइनर चीज़ें होती हैं, जब 4-5 ऑप्शंस होते हैं जिनमें से एक गलत छांटना होता है, तो फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। चलिए तो शीरा विन्यास के आधार पर आप देख सकते हैं। दूसरा, आप जड़ और क्या काम आती है, चलिए हमने देखा था कि जड़ मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। सवर्ण उत्तक तने में रहते हैं। पत्तियां भोजन का संश्लेष करती हैं। ये भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होते हैं। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं, ठीक है ना। अर्थात जड़ें भोजन का भंडारण भी करती है, ठीक है ना। हम पौधे के उन भागों को खाते हैं जहाँ भोजन का भंडारण होता है। एक पिछले वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि एक्चुअली में आप एक सारणी बनाएंगे कि आप पौधे के किस किस भाग को खाते हैं। आपको उससे पता चल जाएगा कि पौधे अपना भोजन का संग्रहण किस जगह पर करता है। अब एक पुष्प के बारे में बात करते हैं। आपने पुष्प तो देखा होगा, ठीक है ना। तो आपको एक्चुअली में पुष्प के बारे में, एक गुलाब का पुष्प लेंगे, कुछ में एक्चुअली में उसके पुष्प के सबसे नीचे जो हरी हरी कलिकाएं टाइप होती हैं, जिसे अपन हरी पत्तियां बोलते हैं, हरी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियां को क्या कहेंगे आप? एक तो पत्तियां होती हैं, दूसरा फिर उसके भीतर पंखुड़ियां होती हैं, फिर पंखुड़ियां के अलग अलग रंग होते हैं, फिर उस पंखुड़ियां के अंदर पुंकेश्वर और सबसे बीच में स्त्री केसर होता है। ये आप सीक्वेंस से रट लेना। बाह्य दल जो हरा होता है, फिर पंखुड़ियां, फिर ये 4-5 ये अंदर से निकले हुए रहेंगे वो पुंकेश्वर, फिर बीच में स्त्री केसर।
यही पुष्प का गर्भाशय है। स्त्री केसर के अंदर ही पुष्प का गर्भाशय होता है, ठीक है ना। पुंकेश्वर से ही बीजांड अगर गिरकर गर्भाशय में गिरता है तो ही पुष्प पल्लवित होता है। ध्यान रहना इस चीज का। चलिए अब पुष्पा में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेश्वर, स्त्री केसर में आपकी संख्या में अंतर हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये जरूर ध्यान रखेंगे। स्त्री केसर, ठीक है ना। और स्त्री केसर के जो सबसे उसमें अंडाशय होता है वो स्त्री केसर में होता है, ठीक है ना। अंडाशय में बीजांड होता है, ठीक है। और इस बीजांड में अगर पुंकेश्वर से गिरते हैं तो ही पुष्प पल्लवित होकर बीज बनता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो आपको कुछ शब्दों के बारे में जानकारी देगी होगी। मैं एक चीज बता दूं आपको। अब जैसे मैं शब्द बोलता हूं, आपके दिमाग में क्या क्या आते हैं? आरोही, संवहन, विसर्प, रेशेदार जड़, शाक, पार्श्व जड़, मध्य शिरा, शिरा विनाश, बीजांड, समानांतर शिरा विन्यास, पंखुड़ियाँ, पर्णवंत, प्रकाश संश्लेषण, स्त्री केसर, जालिका रूपी शिरा विन्यास, बाह्य दल, झाड़ी, पुंकेश्वर, मूसला जड़, वाष्पोत्सर्जन, वृक्ष, शिरा। ये आप अगर शब्द आपको अगर समझ में आ गए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको दिक्कत आएगी। ध्यान रखना, एक पुष्प के विभिन्न भाग आप जरूर देख लेना। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो पार्ट का नाम है शरीर में गति। शरीर में गति नेक्स्ट पार्ट। हमने कमिटमेंट किया था हम आपको 2 पार्ट रोजाना आपको करवा देंगे। और उसमें से अगर आप एक्चुअली में ध्यान से अगर देखेंगे ना, ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है ना। अब आप देखिएगा, शरीर में गति आप खुद जानते हैं, शरीर में गति होती है, ठीक है ना। आपको जैसे आप शरीर में गति होने का कारण क्या है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? मांसपेशियां और अस्थियां का। मांसपेशियां और अस्थियां का। तो आप इसके द्वारा थोड़ा सा आप समझेंगे कुछ संधियों के बारे में। जैसे हमारे जो ये है कंधे, कंधे को अपन हाथ को चारों तरफ, जैसे क्रिकेटर बॉलिंग करता है तो आपको पता है पूरा राउंड काट लेता है, ठीक है ना। तो ये कंदुक खली, ठीक है ना। और आप सिर के ऊपर देखते हैं, ये हमारी जो गर्दन जुड़ी हुई रहती है, ये गर्दन जिसे अपन इधर उधर देख सकते हैं, ऊपर नीचे देख सकते हैं, पर 90 डिग्री या 180 डिग्री अपन सिर को नहीं घुमा सकते या 360 डिग्री नहीं घुमा सकते, ठीक है ना। ये दुराग्र संधि कहलाती है। इस चीज का ध्यान रखना, ये गतियां का मामला है, ठीक है ना। कंदुखलिका संधि के कारण ही हम हाथ को पूर्णतः वर्ताकार घुमा सकते हैं, ठीक है। और दुराग्र संधि के कारण संधि में बेलनाकार अस्थि एक सल्ले में घूमती है। अब आपको पता है कि कुछ संधियां ऐसी होती हैं, जैसे ये हाथ देखिए, जैसे ये हाथ देखिए, अपन यूं कर सकते हैं इस हाथ को, पर यूं नीचे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी एक संधि है, उस संधि का नाम, जैसे घुटने में भी वो की वो संधि है, ठीक है ना। ये हिज संधि कहलाती है। हिज संधि, हिज, हिंज यानी दरवाजे के जो कब्जे नहीं होते वो हिंज संधि जैसे होते। फिर कुछ अचल संधियां भी होती है, जैसे अपना जो जबड़ा है, जैसे अपन जबड़े को चलाते हैं तो अपन देखते हैं कि निचला जबड़ा ही ऊपर नीचे आता है, ऊपर वाला जबड़ा बिल्कुल इस तरह रहता है। तो मस्त मतलब कपाल और ऊपर वाला जबड़े के मध्य जो संधि है ना, वो एक अचल संधि, हालांकि जुड़े हुए तो है पर अचल संधि कहलाती है, ठीक है ना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारी ये गति में सहायक है। फिर
दूसरा बात ये है, अपने हाथों पर आप देखेंगे, जैसे ये बहुत सारी यहाँ यहाँ, ठीक है ना, ये बहुत सारी अस्थियाँ पाई जाती है। अगर ये अस्थियाँ नहीं पाई जाती हैं तो हम एक्चुअली में कोई काम भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। अब अंगुली में देखते हैं तो 3 जोड़ है ये, ठीक है ना, ये आपको पता है आपकी कलाई लचीली है, जहाँ छोटी छोटी अस्थियाँ बनी हुई होती है, ठीक है ना, ये नहीं है, बिल्कुल छोटी अस्थियाँ, ये कार्पेल के, जिन्हें कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल, कार्पेल, ये सब याद रखना, कार्पेल। अब एक और चीज़ जो आपको देखनी है, अपना ये जो अस्थि पिंजर है, ये देखिएगा, ये पसली पसली पिंजर, पसली पिंजर आप देखेंगे, ये वक्ष की अस्थि, ये वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से का निर्माण करती है। इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं और हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। फेफड़ा, हृदय, ये महत्वपूर्ण अंग, ठीक है। फिर पीछे एक मेरुदंड, जिसे कशेरु को बोलते हैं, पीछे शरीर के पीछे मेरुदंड, जिसे आप जनरली कमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये अपने बच्चों को ऊपर खड़ा करके कटका बुलवाते हैं ना, वो मेरुदंड। मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना हुआ, आप यूं हाथ लगाकर भी घुमा सकते हैं, आपको एहसास हो जाएगा कि अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना हुआ है, ठीक है, जिसे कशेरु का कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकों का बना हुआ होता है, ठीक है ना, 33। आप कल्पना कीजिए कि अगर मेरुदंड अगर एक ही अस्थि का होता तो क्या आप झुककर कोई चीज उठा सकते? मैं आपको काम एक बात कहूँ कि आप बिना घुटना को मोड़े अपने हाथों को पैरों के पास ले जाए तो ये संभव हुआ है मेरुदंड के कारण। ये अलग अलग अस्थियां, अगर मेरुदंड एक ही होता, एक ही अस्थि का होता और 33 कशेरुकों का नहीं बना होता तो हम झुक नहीं सकते थे। चलिए फिर हमारी खोपड़ी अनेक अस्थियां एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। ये हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उनकी सुरक्षा करता है, ठीक है ना। फिर हमारे कंकाल में कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं जो हड्डियां जितने तो कठोर नहीं होते, जिन्हें कठोर नहीं होते, जिन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, इन्हें उपास्थि बोलते हैं। आपने कान की हड्डी देखी होगी, यहाँ ये उपास्थि है। ये क्या है? उपास्थि। अब ये जो लास्ट बात है, हमारी गति में जो महत्वपूर्ण कारक है कि हम गति करते कैसे, ये तो जोड़ हो गए, ये तो जोड़ हो गए। गति में काम करने के लिए सबसे बड़ा बात यह है, ठीक है ना, गति में काम करने के लिए सबसे बड़ा काम है होता मांसपेशियां का। आप जैसे मेरी बात सुनिए, यह हाथ यूं मोड़ा तो आपको पता है यहाँ कुछ विशेष उभरा हुआ दिखता है, तो इसका मतलब ये हाथ मुड़ा तो यहाँ मांसपेशियां में संकुचन हुआ, मांसपेशियां में संकुचन हुआ, ठीक है ना, तब ये हाथ मुड़ा। एक दूसरी चीज, ये मांसपेशियां जो होती है ना, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। जब 2 पेशियों में से एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है, एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच चली जाती है, और युगल की दूसरी पेशी शीतल हो जाती है, यानी शीतल हो जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। जो इधर वाली मांसपेशियां है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, यानी वो शीतल हो जाएगी उसकी लंबाई, और इधर खींचा। वापस अपन सीधा करेंगे यूं तो इधर वाली खींच रही है और ये शिथिल पड़ गई। इस चीज का ध्यान रखें। पेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती। ध्यान रखना, पेशियां केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती। अगर हाथ यूं कर रहे हैं ना तो यहाँ खिंचाओ, वापस सीधा कर रहे हैं ना, धक्का, ये पेशी धक्का नहीं दे रही, पीछे की पेशी खींच रही है, ये शीतलन। ये आप माइंड में रखेंगे, पेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती। इसलिए एक अस्थि को गति देने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है।
वरना अगर एक ही पेशी खींच भी सकती, धक्का भी दे सकती, तो फिर एक ही पेशी से काम चल जाता। ठीक है ना, इसलिए दो पेशियां होना जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे एक नॉर्मल शरीर के बारे में, जो लगभग जिसमें कंकाली अवस्था होती है, जिन 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 जंतुओं में कंकाल होते हैं उनमें सारे के सारे में ये पाए जाते हैं। पर अब जैसे हम कुछ देखते हैं, केंचुआ कैसे गति करता है। केंचुए का शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे को सटा कर रखे हुए अनेक छलांग का बना हुआ होता है। आप कभी केंचुआ देखना, केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती जो शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। ठीक है, पश्च भाग को जकड़ा, अग्र भाग को फैलाता है। वही फिर इसके बाद अग्र भाग को भूमि से जकड़ लेता है और पीछे का भाग संकुचित करता है, आगे बढ़ गया। ठीक है, और ये प्रक्रिया बढ़ती रहती है और केंचुआ इस प्रक्रिया के द्वारा ही आगे बढ़ता रहता है। एक दूसरी चीज, केंचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक सुक, जिससे बाल जैसी आकृति के सुक होते हैं। ठीक है ना, ये सुक पेशियां से जुड़े होते हैं। ये सुक मिट्टी में उसकी पकड़ को भी बनाए रखते हैं। और केंचुआ वर्मी कंपोस्ट तो आपको पता ही है, बहुत काम की होती है। ठीक है ना, अब आप गोंगा को देखिए तो गोंगा का बाह्य खोल, जिसे बाह्य कंकाल बोलते हैं, हालांकि ये अस्थि का नहीं बना होता है। ये कवच एकल एकक है, एक भाग है। गोंगा को चलने में, गोंगे को चलने में भी इसकी सहायता नहीं करता। ठीक है ना, गोंगा भी एक्चुअली में अब वो अंदर से निकलकर अपनी मांसपेशियां के सिकुड़न और फैलाव से ही वो आगे बढ़ता है। चलिए कवच का छेद खुलने पर उसे एक मोटी मांसल संरचना सिर बाहर आते हैं गोंगे के। ठीक है, मोटी संरचना उसका पाद है जो दृढ़ पेशिया का बना हुआ होता है। ठीक है ना, अब उसकी लहरदार गति के द्वारा वो आगे बढ़ता है। अब तिल चट्टा के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में उड़ता है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो उनमें चलने में सहायता करता है। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है। ये बाह्य कंकाल एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव होती है। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े हुए रहते हैं। अगले पैरों के संकरे और पिछले पैर चौड़े और पतले होते हैं। आप देखना, तिल चट्टे की विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है। ठीक है, और वक्ष की पेशियां तिल चट्टे के उड़ने में बहुत सहायता प्रदान करती है। इस चीज को आप देखेंगे। फिर आप पक्षी के बारे में, पक्षी का शरीर जो होता है वो उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। आप समझना, उनकी अस्थियां में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उसकी अस्थियां हल्की होती है पर कमजोर नहीं होती, मजबूत होती है। पश्चपाद, पैरों की अस्थियां चलने और बैठने के लिए, जो पक्षी के जो पैर आपको दिखाई देते हैं ना, वो उसके पश्चपाद है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पंख बनाती है। तो ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। पक्षियों के पंख जो है वो अग्रपाद का रूपांतरण है। ठीक है ना, और उनकी कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाले पेशियों को जकड़ने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं। और फिर पक्षी का आकार एरोडायनामिक होता है, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है ना, अब मछली के बारे में सोचिए, मछली कैसी गति करती है। नाव तो देखी होगी, नाव आगे से भी थोड़ी सी नुकीली होती है, पीछे से भी नुकीली होती है। मछली का सिर है वो पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। सिर और पूंछ, शरीर की एक ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। तो परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, मछली की आकृति कैसी है? धारा रेखीय आकृति। धारा रेखीय आकृति का मतलब होता है आगे और पिछला भाग संकरा होना, पतला होना। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है, पूंछ विपरीत दिशा में। मछली यूं 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 गति करती है। ठीक है ना,
इससे एक झटका लगता है और मछली आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार के कर्मिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता पहुंचाते हैं। मछली को आप तैरते हुए देखना, वो जैसे उसकी पूंछ यूं है तो उसका मुंह यूं होगा, यूं 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 आगे बढ़ती रहती है। अब देखिए, मछली के पैर में एक और भी पंख होते हैं जो तैरने में उसकी सहायता करते हैं, छोटे छोटे, आपने देखा होगा, और दिशा निर्धारण करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। आपने कभी गोताखोर देखा होगा, कभी वीडियो देखना गोताखोर का, जो पैरा में कुछ लगाए रहता है, फ्लिपर, अरित्र, वो भी गति देने के लिए काम आते हैं नहीं आते हैं। अब सर्प कैसे चलते हैं? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है, शरीर की पेशियां क्षीण और असंख्य होती है, वे परस्पर जुड़ी रहती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा हुआ रहता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसके आगे की ओर धकेलता है और उसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे की ओर धकेलता है। इस कारण सर्प बहुत गति से आगे बढ़ चलता है। ध्यान रखना, परंतु ये वलयाकार में आगे बढ़ता है, न कि सरल रेखा में। ठीक है ना? ध्यान रखना। एक ग्रीक दार्शनिक है अरस्तु, जिसे बायोलॉजी का जन्मदाता भी कहा जाता है, अरस्तु। उसकी पुस्तक है गेट ऑफ एनिमल्स। गेट ऑफ एनिमल्स में उसने पुस्तक को कैसे लिखा? प्रश्नोत्तर के रूप में। तो आज से ये 2 पार्ट आपके हो गए हैं। कल हम इस पर नेक्स्ट पार्ट हम लेंगे। धन्यवाद।